आज शाह हाउस में जैसे सितारों की बारात उतरी थी। ज़मान शाह की बारात अभी अभी चंद लम्हे पहले ही तो आई थी, जहां पर दुल्हा दुल्हन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की गई थी। जहां दुल्हे का चेहरा खुशी से खिल रहा था, वहीं दुल्हन सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। न गम, न खुशी, न उदासी, न शर्म, किसी चीज का तासुर इसके चेहरे पर न था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई रोबोट दुल्हन का रूप लिए सामने खड़ा हो। लेकिन अपनी खुशियों में मगन किसी ने भी इसके चेहरे के तासुरात नोट नहीं किए थे। न जाने कौन कौन सी रस्में की जा रही थीं, जबकि वो बेजार शक्ल बनाए सर झुकाए बैठी थी। इसके करीब बैठा ज़मान चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए जिंदगी से भरपूर लग रहा था। दोस्तों के हंसी मजाक, कजन्स की छेड़छाड़ पर मुस्कुराया जा रहा था। कभी इसकी नजर नेहा पर पड़ी थी। इसे अचानक महसूस होने लगा कि वो एक दफा भी ना मुस्कुराई थी। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल साकित कोई मुजस्मा इसके बराबर में बैठा है। शायद थकन की वजह से ऐसे लग रहा है। लड़कियां अमूमन अपनी शादी में अक्सर थकन की वजह से बीमार तक हो जाती हैं। हो सकता है कि इसकी भी तबीयत ठीक ना हो। तभी वो उठा और माँ के कान में सरगोशी की। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी, आप रस्म वगैरह खत्म करें और इससे कमरे में भेज दें। इसकी बात पर फरहीन बेगम हंस पड़ी। किस कदर ख्याल था इसे अपनी बीवी का, वो भी तो ऐसे ही मनमोहनी कांच जैसी नाजुक दुल्हन बनकर तो और भी क़यामत ढा रही थी। भरा पूरा खानदान था इनका। बेटी को इशारा किया कि भाभी को अंदर ले जाओ। जोनिया फौरन ही भाभी को उठाने लगी। चलो नेहा, तुम भी थक गई होगी, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इन सब को तो रात भर जागने की आदत है। वो अपने कजन्स को बातें सुना रही थी। नेहा को लेकर बहुत ज़मान शाह के कमरे में आ गई। खूबसूरती से सजा हुआ इसका कमरा, जिसमें से भीनी भीनी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। नेहा को अच्छी तरह से बैठाकर वो जरूरी चीजें कमरे में रखकर अब बाहर चली गई थी, जबकि नेहा अपने जिस्म में एक सनसनाहट सी महसूस कर रही थी। वो वक्त आने वाला था जिसके लिए इसने अपने आप को तैयार कर रखा था। कुछ भी हो जाए, जो इसने सोचा है वो वही करेगी। आखिर घर वालों को इसके साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। वो अभी तक ये सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जो अब होने वाला था वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से और घबराहट के मारे वो मुसलसल अपने होंठ कुचले जा रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मुस्कुराता चेहरा लिए ज़मान अंदर आया। इसका दिल अंदरूनी खुशी से सरशार था। इतनी प्यारी बीवी जो मिल गई थी। नेहा से इसने रूबरू मुलाकात तो नहीं की थी, हाँ, लेकिन बस दूर से ही कई दफा इसे देखा था और देखती पसंद कर लिया था। यूं झटपट मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी हो गई और आज वो इसके कमरे में इसके दिल की धड़कन बनकर मौजूद थी। इसने बैठते ही नेहा को सलाम किया था। इसकी तबीयत पूछी तो वो महज सर हिलाकर खामोश रही। ज़मान को इसकी खामोशी गैर मामूली लग रही थी। वो कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हालांकि इस मौके पर दुल्हन शर्म की वजह से खामोश होती है या शायद खराब तबीयत की वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है, ऐसी सोचें इसके जहन में आ रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़मान ने बड़े प्यार से इसके चेहरे को छुआ। वो इससे चंद बातें करना चाहता था, लेकिन इसकी खामोशी और थकावट के एहसास से लग नहीं रहा था कि नेहा मजीद ये दुल्हन का भारी जोड़ा पहनकर बैठना चाहती है। फिर वो सोने का खूबसूरत ब्रेसलेट इसकी कलाई में उसने पहना दिया। इसके हाथ बिल्कुल सर्द हो रहे थे। ज़मान को ऐसे लग रहा था जैसे किसी बेजान मूर्ति को ब्रेसलेट पहनाया है। इसने इसके खूबसूरत लबों को देखा जो सख्ती से आपस में ऐसे पेवस्त थे जैसे कभी बोलने के लिए खुलेंगे ही नहीं, लेकिन इसकी बेकरारी बेताबियां उरूज पर थीं। तभी जैसे ही वो इसके गदास लबों पर झुका, नेहा ने इसे पीछे धकेल दिया। बस कर दीजिए। इसके लहजे में अक्खड़पन था। वो बेजार सी 2 कदम पीछे हुई थी और ज़मान इसके इस हरकत पर हैरान रह गया। क्या है ये सब? अब के इसका गुस्सा भी साथ में आसमान पर पहुंच गया। मुझे नहीं पसंद ये सब, इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करे। नेहा की बात पर वो हक्का बक्का रह गया। अगर ये सब पसंद नहीं तो शादी क्यों की? क्या तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हें ये सब मालूम नहीं? इसने तंजिया और तलखंदाज अपनाया था। पता है मुझे कि ये सब एक मर्द और एक औरत के लिए कितना जरूरी है और शादी की बुनियाद इसी चीज से रखी जाती है, लेकिन मैं क्या करूं?
मैं कैसे समझाऊं आपको आसान और खास में। हकीकत तो ये है कि मैं इन सब चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करती। मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं जो लड़कियों में होती हैं। सच बताऊं तो मेरे अंदर इज़्दवाजी ताल्लुकात की कोई ख्वाहिश नहीं। जब आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, घुटन महसूस होती है मर्जाज से। वो अजीब बात कर रही थी। होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो? जमान भी भड़क उठा। मैं सच कह रही हूँ, मेरे अंदर वो ख्वाहिश नहीं जो एक लड़की की होती है। ये बात मैंने अपने घर वालों को बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे खुद को इस बात के लिए तैयार करूं जिस बात की इजाजत मुझे मेरा वजूद नहीं दे रहा। अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने हूँ, कर लें जोर जबरदस्ती, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आप इस जिस्म पर तो मुसल्लत हो जाएंगे, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिल किसी भी जज्बात से खाली होगा। हाँ, आपके लिए मेरा दिल नफरत से जरूर भर जाएगा। वो हर लफ्ज चबा चबा कर बोल रही थी बगैर किसी खौफ के। जमान के होश उड़ गए थे। नेहा आंसुओं से रो रही थी और वो अपनी जज्बाती कैफियत, अपने अंदरूनी मसाइल सबको बता बता कर थक गई थी, खास तौर पर अपनी बड़ी बहन को। लेकिन किसी ने भी इसे नहीं समझा था। जबरदस्ती इस शख्स की जिंदगी में दाखिल कर दिया गया जबकि वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। जमान गुस्से से आग बगोला सा इसे देख रहा था। अच्छा, मैं समझा कि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, इसलिए ये सब नाटक कर रही हो। नहीं, मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मर्दों में कोई कशिश फील नहीं होती। एटलीस्ट मैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में मर्दों का कोई अमल दखल नहीं है, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कह रही थी। जमान ने दोनों हाथों में सर थाम लिया, फिर गुस्से में उठकर वॉशरूम में चला गया। वो अपने कपड़े तब्दील कर रहा था। शॉवर के नीचे खड़ा वो बात ले रहा था, लेकिन दिलो दिमाग नेहा की तरफ था। ये लड़की इतनी अजीब बात करेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। ये सब ड्रामा, सब झूठ कह रहे हैं। तुम एक मर्द हो, अपना हक लेना अच्छी तरह जानते हो। इसके जज्बात ने ऐसे उकसाया और वो एकदम ही जोश में आया था, लेकिन तभी दिल से आवाज आई, क्या हो तुम जमान शाह? अपने जज्बात, अपनी तस्कीन के लिए एक लड़की के जिस्म को रोंदोगे जो अपने वजूद पर हाथ भी नहीं लगाने दे रही, जिसे तुमने कोई कशिश नजर नहीं आती। अगर ये रिश्ता आज कायम हो भी गया तो शायद बगैर किसी जज्बे के, किसी मोहब्बत के। नहीं, मुझे इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसमें दिलो दिमाग के साथ फैसला किया और वॉशरूम से बाहर आया। वो ऐसे ही बेड पर बैठी थी, घुटनों में मुंह छुपाकर। दुपट्टा उतारकर इसने बेड पर ही फेंक दिया था। घने स्याह बालों वाला सर घुटनों में छुपाए, न जाने वो रो रही थी या खामोश थी। वो जैसे इसके पास आकर बैठा, वो एकदम चौंक गई थी। जाओ कपड़े तब्दील कर लो। नेहा बेतासुर अंदाज में उठी, लहंगा संभालती वॉशरूम में चले गए। रोते हुए सारी चूड़ियां, जेवरात उतार कर फेंक दिए। इसे शदीद घुटन महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कोई इसका दिल मसल रहा है। कितना मना किया था इसने मारिया को कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बज़दिल थी। पागल हो गई हो तुम? इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। शाह हाउस से तुम्हारा रिश्ता आया है, जानती भी हो इनके शहर में एक पहचान है, एक मुकाम है इनका। तुम्हारी इस खूबसूरती घर की तो वो मर मिटे हैं। ये तुम्हारी भोली भारी सूरत है ना, ये सबको दीवाना कर लेती है। नेहा मुस्तकीन मायाबाजी से छेड़ रही थी। मैंने कहा ना बाजी, मुझे शादी नहीं करनी। नफरत है मुझे मर्द सास से। मैं ते सारी जिंदगी अकेले गुजारूंगी। अच्छा, किसके भरोसे पर? ये जानते हुए कि हम दोनों यतीम हैं और इस वक्त बाबर के भरोसे और इसके रहमो करम पर हैं। जब वो मेरे साथ ये सब कर रहा है, जुल्म ज्यादती जबर, तो फिर तुम इसके आश्रय पर यहाँ रहना चाहती हो। मारिया ने इसे आईना दिखाया था। रह लूंगी कहीं भी, ये घर छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ ये घर आपके नाम पर है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। आप क्यों मेरी तरफ से शक में है कि मैं अपना हिस्सा मांगूंगी? मैं जानती हूँ कि आपको इस घर की जरूरत है। मैं किसी भी हॉस्टल में रह लूंगी, नौकरी कर लूंगी, सारी जिंदगी ऐसे गुजार लूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। इसने अपना फैसला सुनाया था। मारिया ने सर पकड़ लिया। रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते। तुम एक बार लड़की की तस्वीर देख लो, खुद ही राजी हो जाओगी। मारिया जबरदस्ती से तस्वीर दिखाना चाह रही थी। नहीं बाजी, अगर कोई शहजादा फारिस भी मेरे रिश्ता लेकर आया तब भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मर्दों से ताल्लुक कायम करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये हकीकत है और कुछ नहीं। वो जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, इससे जैसे मारिया के सामने एक धमाका किया था। मारिया चंद लम्हे तो खामोशी से गुस्से में से देखती रही। समझाते हुए कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, कोई कोई लड़कियां होती हैं जो ऐसी बातों पर घबराती हैं।
लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाता है। फिर वो रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन बाबर और मारिया ने इसकी एक ना सुनी। तुम्हें शादी करनी होगी नेहा, ये सारी जिंदगी तुम अपने साथ नहीं रख सकती। और फिर बाबर की नीयत का तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो सर झुका कर कह रही थी। नेहा खामोश थी और आज ऐसे ही खामोश वो इस वॉशरूम में बैठी थी, खाली आंखें, खाली दिल लिए। इसने अपने कपड़ों की तलाश के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई तो नजर सीधा इस नाइट सूट पर पड़ी, जो बहुत ही मॉडर्न और नासेबा था। ऐसे पहनकर वॉशरूम से बाहर आकर बैठ के कोने पर लेट के जमान, जिसका गुस्से से दिमाग फटने को उड़ा था, वो एकदम ही इसकी खुशबू पर पलटा था। इससे नाइट सूट में देखकर जमान को झटका लगा था। जब कोई ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती तो फिर ये नाइट सूट पहन कर आने की क्या जरूरत थी। वो तंज करते हुए कह रहा था, मुझे अपने कोई कपड़े नजर नहीं आए, इसलिए यही पहन लिए। आप चाहे तो इससे अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, और आप जो कुछ भी करेंगे वो एक जबरदस्ती होगी। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। वो ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। जमान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो जानबूझकर ऐसे गुस्सा दिला रही थी ताकि इसकी मर्दाना अना को चोट लगे कि इसके साथ सुहाग रातें जबरदस्ती करा है। तभी नरम लहजे में से कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ इस लड़कियां होती हैं जिन्हें शुरू में डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन तुम्हें मुझसे डर या घबराने की जरूरत नहीं। शुरू में तुम्हें ऐसा महसूस होगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। मुझसे समझा रहा था, जबकि जमान को खुद पर भी हैरत हो रही थी, जो अपनी नाक पर मक्खी भी न बैठने देता। खानदान भर की लड़कियों का फेवरेट आज वो इस लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा था, इस सप्ताह हक लेने के लिए जो न सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि इसकी पसंद भी थी, और पसंद भी ऐसी शदीद कि वो खुद को इसकी मोहब्बत में मुब्तला होने से ना रोक सका था। अब कुछ भी कर लें, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा दिल बिल्कुल किसी जज्बात से खाली है। आप ये बात समझने की कोशिश करें कि मैं ऐसे कुछ जज्बात भी नहीं रखती कि मैं आपसे कोई ताल्लुक बना सकूं। आप चाहे तो कुछ अरसे बाद पहले मुझे छोड़ देना, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूँ ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल अकेले गुजारना चाहती हूँ कि मेरी बहन और बहनोई ने मेरे साथ जबरदस्ती की। इन्होंने आपको धोखे में रखा, हालांकि मैंने सब कुछ बता चुकी थी। इसकी खूबसूरत आंखें झुकी हुई थीं, गीला चेहरा जिसे वो अभी भी धोकर आई थी। जमान इसके चेहरे की खूबसूरती देखकर हैरान था। बिना किसी मेकअप के वो इसके दिल का करार लूट रही थी। इसकी मुड़ी हुई पलकों पर अटका हुआ वो पानी का कतरा, इसने आंखों को जंबिश दी तो वो खुद ब खुद नीचे गिर पड़ा। उलझन, बेसारी, खामोशी, एक अजीब सी कैफियत इसके चेहरे पर रकम थी। जमान ने मुंह फेर लिया। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इसने अपनी आंखों पर बाजू रख लिया, लेकिन नेहा बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे किसी मुजस्मे की तरह साकित। इसने पहले ही सोच लिया था कि अगर जमान ने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो वो अपना वजूद इसके हवाले कर देगी, लेकिन एक बार वो अपनी दिली कैफियत, अपनी जिस्मानी हालत जरूर इसे बताएगी कि वो क्या चाहती है। और अब वो कमरे के अंधेरे में अपनी बिखरी जात समेटने की कोशिश कर रही थी। नेहा को पहली बार जमान ने जब देखा, जब वो जोनिया को इसकी फ्रेंड के घर लेने जा रहा था। इसकी फ्रेंड के घर शायद कोई मिलाद वगैरह थी। वो जोनिया का वेट कर रहा था, तभी इसकी नजर सामने से आती सफेद कपड़ों में मलबूस इस बड़ी चेहरे वाली लड़की पर पड़ी थी। सलीके से दुपट्टा सर पर ओढ़े, सफेद लिबास पहने, इसका खूबसूरत चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। वो हैरत से इसे देखता दम बखुद था। शायद वो किसी रिक्शे वगैरह का इंतजार में एक साइड पर जाकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जोनिया आई थी, तभी इसकी नजर नेहा पर पड़ी। वो फौरन ही इसके पास गई थी। दोनों में न जाने किस बात पर बहस हो रही थी। शायद जोनिया इसे साथ चलने को कह रही थी, लेकिन वो मुसलसल इंकारी थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो इसका हाथ खींचते हुए इसे अपने साथ लेकर आ रही थी। न जाने क्यों जमान इसे देखता रहा। इसका दिल चाह रहा था कि इस लड़की से वो नजर न हटाए। जोनिया ने इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया था। अब इनके साथ चल रही थी। जमान न जाने क्यों दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ था। फिर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जोनिया कहने लगी, भाई मैं आपको नूर टाउन के फ्लैट के सामने उतार देना। इसने हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो पिछली सीट पर खामोश बैठे शीशे के इस पार देख रही थी। जैसे इसका घर आया तो वो उतरकर जोनिया को खुदाफिज कहती चली गई। ये लड़की कौन थी? जोनिया वो पूछे बिना न रह सका।
कितनी प्यारी है ना। भाई ये मेरी दोस्त है नेहा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कॉलेज में बड़ी मुश्किल से इससे दोस्ती की है, वरना ये जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती। बहुत ही खामोश रहती है, इतना कम बोलती है कि हमें इसे बोलने पर उकसाना पड़ता है। एक तो सूरत इतनी प्यारी, ऊपर से पहनने ओढ़ने का सलीका। बड़ी जाजिब नजर लड़की थी, खुद ही मर्द आसानी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता था। ऐसे ही जमान के साथ हुआ जब इसने जोनिया से कहा कि तुम अम्मी से कहो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। सच कह रहे हैं आप? ऐसा है तो ये बहुत खुशी की बात है। वैसे मैं इससे ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, अभी हमारे 2 महीने पहले फ्रेंडशिप हुई है, लेकिन बस इतना पता है कि नेहा के माँ बाप नहीं है। वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती है, जिसके साथ भी रहती हो। बस मुझे ये अच्छी लगी है और मैं इससे शादी करूंगा। जमान काफी हद तक सीरियस था। फौरन इसकी माँ फरहीन बेगम जोनिया के साथ नेहा की बहन के पास जा पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था जहां नेहा अपनी बहन के साथ रहती थी। इसका बहनोई भी इससे घर में रहता था, लेकिन फरहीन बेगम को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी बेटे की ख्वाहिश पर इस घर में नेहा का रिश्ता देने आई थी। मारिया तो पहले ही इससे रुखसत करने के चक्कर में थी। इतना अच्छा रिश्ता आया तो इसने अपनी रजामंदी ऐसे दिन दे दी बगैर नेहा से पूछे। आपने सोचा भी कैसे कि मैं शादी करूंगी? मैंने पहले ये बात आपको बता रखी है कि मुझे मर्द जात से नफरत है। मैंने देखती हूँ तो मुझे घिन आती है, मैं कैसे किसी से शादी कर सकती। इसकी अजीब मंतक पर मारिया ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। तुम अजीब बात करे हो नेहा, अब सारी जिंदगी तो मैं तुम्हें घर में नहीं बिठा सकती, आखिर को शादी तो करनी होगी। इससे नेहा की शादी से ज्यादा फिक्र इस फ्लैट की थी। ये फ्लैट इन दोनों की वालदा का था जो अब दुनिया में नहीं थी, लेकिन मारिया और इसके शौहर ने मुकम्मल तौर पर इस पर कब्जा कर लिया था। वो चाहती थी कि किसी तरह नेहा की शादी हो जाए तो वो इस फ्लैट के मुकम्मल हकदार बन जाएंगे। जहां नेहा मर्दों से नफरत करती थी, वहीं से अपना बहनोई बाबर दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगता, क्योंकि न सिर्फ वो फितरतन लालची था बल्कि जालिम और जाबिर भी था। जरा जरा सी बात पर मारिया के ऊपर हाथ उठाना, इसे ज़दोकोब करना इसका मनपसंद मशगला था, और इसके बावजूद भी मारिया इसे दिलो जान से चाहती थी। इससे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। नेहा इस पर हैरान होती, क्यों नहीं तलाक ले लेती हो? इससे क्या रखा है इस घटिया इंसान में? वो बाबर की गैर मौजूदगी में खूब जहर उगलती। शौहर है वो मेरा मारिया, मारता पीता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो इतना करता है। नेहा इसकी बेतुकी बात पर गुस्से से देखती रह जाती। क्या फायदा इस इंसान का जो हर दूसरे दिन जलालत के इस मुकाम पर खड़ा कर देता है जहां मौत आसान लगती है, और फिर दूसरे दिन खुद ब खुद ऐसे गले लगा लेता है। ऐसे माफिया मांगता यूं मार या नरम दिल की औरत ऐसे फौरन माफ भी कर देती थी। ऐसे माफिया मांगता यूं मार या नरम दिल की औरत ऐसे फौरन माफ भी कर देती थी। वो ऐसे इस बात का एहसास दिलाती तो मारिया कहती, तुम्हारी शादी होगी ना तो तब तुमसे पूछूंगी कि ये मर्जात होती ऐसी है कि इनके बगैर रहा भी तो नहीं जाता। ये तुम्हारी सोच है बाजी, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको इनके बगैर गुजार कर दिखाऊंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर मारिया घबरा गई थी। अगर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी तो यकीनन इस फ्लैट में रहेगी और अपना हिस्सा भी लेगी। इससे पहली फुर्सत में नेहा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। इसका प्लस पॉइंट था, खूबसूरत वो थी, इतनी खूबसूरत कि चांद की रोशनी भी कम पड़ जाती। मासूम सूरत, खूबसूरत, काली आंखें, नाजुक से भरे भरे लब, जो भी देखता इसे देखता रह जाता। बचपन से वो खूबसूरती में बेमिसाल थी। मारिया अपनी वालदा पे गई थी, जबकि वो अपनी फूफी पे। सूरत तो थी ही भोली भाली, ऊपर से वो खामोश तबीयत थी। बाप को जब नेहा ने खोया तो वो 8 साल की थी, जबकि मारिया इससे 10 साल बड़ी थी। बाप की कमी अपनी जिंदगी में शिद्दत से महसूस करती जवान हुई थी। मारिया ने बाबर से अपनी पसंद की शादी की थी। वो उसके मोहल्ले में रहता था। बाबर के घर वाले राजी न हुए तो इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, जिस बात का गम नेहा की माँ को ले डूबा और वो अक्सर बीमार रहने लगी। खुद बाबर के घर वालों ने इससे सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। मारिया और वो दोनों अलग रहती थी, जबकि नेहा अपनी माँ के साथ रहती। शदीद तन्हाई, मर्जात की कमी, इन दोनों माँ बेटी की जिंदगी बड़ी अजीब थी। फिर काफी अरसा बीमार रहने के बाद आखिरकार एक दिन इनका इंतकाल हो गया। जिस फ्लैट में वो दोनों माँ बेटी रहती थी, इस फ्लैट में बाबर और मारिया आकर रहने लगे, क्योंकि वो अकेली हो गई थी और इस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी। शहर के नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ने की वजह ये थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसे कॉलेज में दाखिला स्कॉलरशिप की वजह से मिला था।
वो अपने गिर्द एक महदूद दायरा बनाकर रख देती थी और इस दायरे से आगे आने की इजाजत किसी को न देती थी। हालांकि अपनी बहन को भी नहीं, बस घर आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। जबकि बाबर के साथ मारिया भी नौकरी करती थी। जैसे रिश्ता आया, मारिया ने इसे रुखसत करने में देर न की थी। इसने मारिया को धमकी दी कि मैं घर से भाग जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा ना कि मुझे मर्द से नफरत है, मैं कैसे किसी आदमी के साथ रह सकती हूँ, वो खोखली आवाज में कह रही थी। मारिया हंसी थी। बाबर, फिरने वाले दरिंदे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। शक्ल देखो जरा अपनी आईने में, कितनी भोली और मासूम हो। दूर से ही देख के लोग शक्ल पेशा लेते हैं। वो इसे जमाने की ऊंच नीच समझा रही थी, तभी इसकी नजर आईने पर पड़ी। जितने लोगों को वो खूबसूरत लगती थी, इससे इतनी अपनी खूबसूरती से नफरत थी। ये खूबसूरती तो थी जिसने इसकी जिंदगी, इसकी ज़हनी कैफियत बर्बाद कर दी थी। इसकी सारी बातें मारिया ने जैसे बाबर को बताई। निकाह से 2 दिन पहले इस कमरे में लॉक कर दिया। साथ ही मारिया ने फरीन बेगम से कह दिया था, आंटी प्लीज एक बात कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं उतना ही जहेज दूंगी नेहा को। आपको पता है हमारे घर के हालात। फरहीन बेगम मुस्कुरा दी। अरे मुझे किसी जहेज की जरूरत नहीं, ये तो मेरी बेटी की पसंद है, इससे तो मैं सराखों पर बिछाऊंगी। तुम जानती हो ना मारिया बेटा कि जमान मेरा इकलौता बेटा है। इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो आज तुम्हारे सामने दामन फैलाने आई थी और तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मुझे किसी जहेज की जरूरत नहीं। ये सुनकर मारिया खुश हो गई। फिर मुनासिब सा जहेज देकर इसने नेहा को रुखसत कर दिया। अपनी ज़िहनी हालत से लड़ते लड़ते थक गई थी। फिर इसने बिलाखिर जुबान खोली भी तो किसके सामने? ज़मान शाह के सामने, जो अपनी सुहाग रात, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इतना बेचैन था, लेकिन इसने इसके सारे इरादों को छलनी कर दिया था। खाक में मिला दी थी इसकी खुशियां। वो घुटनों में मुंह दिए बैठी थी, न जाने सो रही थी या रो रही थी। वो कुछ नहीं जानता था। कुछ देर बाद वो भी थकन से चूर नींद के आगोश में चला गया। दूसरे दिन वलीमा था। ज़मान इसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर न जाने कहाँ चला गया था। वो भी उठकर सादा सा जोड़ा पहनकर कमरे में बैठी थी जब ब्यूटिशियन चले आए। जोनिया इसके साथ ही थी। चलो नेहा तैयार हो जाओ, सब लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इनका खानदान बहुत बड़ा था। ताया, 2 चचा, 2 फूफियां, मामू मामी, खाला वगैरह सभी आए हुए थे। पूरा भरा हुआ था मेहमानों से, क्योंकि आज रात वलीमा था। जोनिया ऐसे इसीलिए सुबह सुबह इससे बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया था। ग्रीन कलर का सूट पहने वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जोनिया मुस्कुरा दी। रात तो बहुत खूबसूरत गुजरी होगी भाई के साथ। वो थे इतने बेचैन तुम्हें पाने के लिए। मेरे भाई को तंग तो नहीं किया? जोनिया इससे शरारत कर रही थी, जबकि वो मुस्कुरा भी न सकी। अगर अभी ज़मान ने इसका भांडा सारे मेहमानों के सामने फोड़ दिया तो शायद वो धक्के देकर इसे इस घर से निकाल दी। ज़मान कुछ लेने के लिए कमरे में आया था जब इसकी नजर नेहा पर पड़ी। वो सर झुकाए बेड पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी और इसके खूबसूरत रूप, हसीन सरापे को देखकर वो हैरान रह गया। दिल तो चाह रहा था कि जो लफ्ज़ इसने सख्ती से भींच रखे हैं इन पर एक गुस्ताखी कर दे कि वो शर्मा जाए, इसके चेहरे पर लाली बिखर जाए। लेकिन रात को इसने जो बातें कही थी वो सोचने वाली थी। वो हैरान भी था कि कोई लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है कि इससे मर्द आदमी कोई इस किसी में इंटरेस्ट नहीं हो, सारी जिंदगी शादी नहीं करना चाहती थी। कोई ना कोई तो वजह होगी। वो सोचने पर मजबूर हुआ। कैसी लग रही है भाभी ज़मान भाई? जोनिया ने शरारत में से भाभी कहा था। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ज़मान ने भी इसके लहजे में जवाब दिया और वापसी के लिए पलट गया। लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वो ज़मान के मुंह से अपनी तारीफ सुनना भी नहीं चाहती थी। वो इसे पसंद करता है या नापसंद, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि ज़मान अब इसे छोड़ देगा, भले वो इसे तलाक दे दे, इससे कोई परवाह न थी। जब इसने इसके साथ रहना ही रही तो फिर ऐसे इस रिश्ते को कायम रखने का क्या फायदा है? वो लापरवाही से बैठी रही किसी रोबोट की तरह। खामोश तबीयत तो पहले ही थी और अब इस घर में आखिर तो इसने बिल्कुल ही चुप का रोजा रख लिया था। मेहमान आ रहे थे इसे देखने के लिए। कोई सवाल करता तो वो हूँ हाँ में जवाब दे देती, वरना इसने किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखा था। हालांकि जोनिया ने इसे सबसे मिलवाया। ये मेरी फूफो है, ये मेहमानी, यहाँ ये मोमानी, ये चचा की बेटी पलवशा। न जाने वो पूरा दिन ऐसे किस किस से मिलवाती रही, लेकिन वो थकन से चूर हो गई थी। तभी फरहीन बेगम आ गई।
चलो बस भी कर दो, भाभी को खाना तक नहीं खिलाया तुमने। पूरा दिन हो गया बेचारे को बैठे हुए। जाओ तुम सब बाहर जाओ, अब नेहा खाना खाएगी, कुछ वक्त मुझे अपनी बहू के साथ गुजारने दो। वो बड़े प्यार से इससे देख रही थी, इतनी नरम मिजाज, इतनी प्यारी, बिल्कुल शर्मसार सी थी। इन सबके साथ धोखा हुआ है, ये सब मारिया बाजी की वजह से हुआ है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को दोष देना ही नहीं चाहती थी। फरहीन बेगम प्यास इसकी ठोड़ी छूकर कहने लगी, बेटा कोई परेशानी तो नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? कोई भी मसला हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अपने जवान को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, और फिर इस वजह से मुझे तुम भी बहुत अजीज हो। मोहब्बत से इसके चेहरे को देख रही थी। नेहा बुत सी बनी रही, वो इतनी मोहब्बतों की आदी नहीं थी। अपनी जात में तन्हा मखदूश ज़हनी हालत लिए वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैं जमान को भेजती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ खाना खाने का। सुबह से इसने नाश्ता तक नहीं किया। ये कहकर वो बाहर चली गई, जबकि वो यूं ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद जमान कमरे में आया। ऐसे देखकर वो झिझकी ना शर्माई, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जज्बात ही नहीं थे कि वो इसे देखकर शर्माती या झिझक महसूस करती। फिर क्या सोचा है आपने? उंगलियां मरोड़ती वो इसे संजीदा लहजे में पूछ रही थी। मेरे पास अभी सोचने का वक्त नहीं, घर मेहमानों से भरा हुआ है। तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। इससे जो बात तुमने मेरे सामने कही है, इसका जिक्र किसी और से करने की जरूरत नहीं। फैसला मैं सोच समझ कर करूंगा। इसने दो टोक लहजे में इसे कहकर खाना अपनी तरफ खींच लिया। इससे खाने की ऑफर भी नहीं की। नेहा ने गहरी सांस ली थी, फिर रुख मोड़ कर बैठ गई। ऐसे छोड़ दूं मैं नेहा मुस्तकीम तुम्हें? इतनी मुश्किल से तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है। तुम्हारी इस नादान बातों को बेवकूफी कहूँ या कुछ और, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है, ये तुम्हें जान कर ही रहूंगा। दिल में सोचते वो खाने पर नजर जमाए खामोश था। वलीमे में ग्रे कलर की मैक्सी पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जमान अपने दोस्तों के दरमियान खड़ा हुआ था। सब इसे छेड़ रहे थे। वाह यार, क्या किस्मत है तेरी, हूर के पहलू में लंगूर। इस जमान ने घूर कर देखा था। अच्छा जी, अब तुम्हारा दोस्त लंगूर हो गया, क्या बात है। बाबर और मारिया दिस के वलीमे में आए थे। बाबर को देखकर इसने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो उससे भी सख्त नफरत करती थी। इस दुनिया में अगर इसे थोड़ी बहुत किसी से मोहब्बत थी तो उसकी बहन थी मारिया। मारिया से देखकर खुश हो गई। कितनी प्यारी लग रही हो। तुम्हारे जहन से वो खन्नास उतरा या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतरा, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। इसने वहीं पर मारिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। मारिया ने इसे चुटकी काटी थी। अपनी जुबान बंद रखो, वैसे भी आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, फिर कल तुम्हें जमान लेने आ जाएगा। वो अपनी तरफ से मंसूबे बना रही थी। नेहा खामोश रही। फिर वलीमे के बाद मारिया ने फरहीन बेगम से कहा था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं नेहा को अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि रस्म है कि कल भले ही जमाने से लेने आ जाए। वो आजी से कह रही थी। फरहीन बेगम मुस्कुरा कर कहने लगी, क्यों नहीं, जरूर ले जाओ। इनकी इजाजत पर वो नेहा को अपने साथ ले आई थी, जबकि नेहा पूरे रास्ते मुंह बनाकर बैठी रही। लो भाई, नेहा तुम्हारे ससुराल वालों ने तो इतना ढेर सारा खाना हमारे साथ दिया, सच में खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बड़े रईस हैं तुम्हारे ससुराल वाले। अच्छा, तो आप इनसे उधार पैसे मांग लेते हैं, दे देते वो आपको पैसे। कैंची की तरह चलती जुबान देखकर बाबर को सख्त गुस्सा आया। इस पर तो गुस्सा उतार नहीं सकता था, इसलिए इसने मारिया को घूर कर देखा। मारिया ने इससे खामोश रहने की इल्तिजा की और फिर इसे लेकर कमरे में आ गई। सब ठीक रहा ना? तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा जमान से? वो इसे उगलवाना चाहती थी। जो नहीं भी कहना चाहिए था मैंने वो भी इसे कह दिया बाजी। सब कुछ बता दिया मैंने इसे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं इसके साथ जिंदगी गुजारनी। अब फैसला इसके हाथ में है। इसने कहा कि मैं जल्द फैसला कर दूंगा। इसकी ये खौफनाक बात सुनकर मारिया ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? कह दो कि सब झूठ है। मैं झूठ नहीं कह रही बाजी, मैं चली जाऊंगी। आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैं हॉस्टल में रहूंगी। अगर जमान ने मुझे तलाक भी दे दी और अगर वो मुझे अपने साथ रखेगा तो इससे ये सब कबूल करना पड़ेगा। मैं इसे खुद पर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। आखिर तुम कैसी हो गई हो? ये तुम्हारी सोच कैसी है? घटिया। मर्द और औरत मिलकर अपनी जिंदगी मुकम्मल बनाते। क्या तुम मर्द के बगैर मुकम्मल हो? मारिया से गुस्से से देख रही थी। नेहा ने इसकी आंखों में देखा, फिर अटूट लहजे में कहने लगी, हाँ हूँ मैं मुकम्मल। मैं एक मर्द के बगैर भी मुकम्मल हूँ। घिन आती है मुझे मर्द के वजूद से।
मैं हरगिज़ ज़मान के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहती। अगर वो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा तो इसे सब भुगतना भी पड़ेगा, और हो सकता है कि वो मुझे लेने भी ना आए, क्योंकि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। उसने मारिया को और डरा कर रख दिया था। तब वो हाथ फैला फैला कर दुआ करने लगी कि ज़मान इसे खन देने आ जाए, और फिर ऐसा ही हुआ था। अगली शाम को वो इसे लेने के लिए आ गया। अपनी बड़ी सी गाड़ी में सफेद रंग का कॉटन का सूट पहने वो बहुत ही शानदार लग रहा था। बाबर और मारिया इसके सामने बिछे जा रहे थे, जबकि इसे गुस्से से देख रही थी कि इसे क्यों लेने आया है। ये जानबूझ करके अपनी अना को कायम रखने के लिए मुझे लेने आया है, इसे पूरा यकीन था। मारिया ने जबरदस्ती से तैयार कर दिया था। गोल्डन और मैरून कलर का भारी सा सूट पहने, गले में ग्लूबंद और कानों में छोटे छोटे टॉप्स, वो दिल को छू जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। मारिया इसकी नजर उतारने लगी। ऐसी जुबान चलाते हुए बुरी लगती हो, वरना तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, वो इससे मुस्कुराते हुए छे रही थी। नेहा ने मुंह फेर लिया। मारिया से लाख कहती रह गई कि वो दोनों खाना खाकर जाए, लेकिन ज़मान ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ नेहा को लेने आया था। 1 घंटा बैठकर इससे वापस ले आया। नजर सीधी इस दुश्मन जान पर पड़ी जो गर्दन मोड़े खिड़की में से बाहर के मंजर देख रही थी। एक बार जिससे ज़मान की तरफ नहीं देखा था। यहाँ पे तुमने मुंह बना रखा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि घर जाकर अपना ये चेहरा ठीक कर लेना। घर मेहमानों से भरा हुआ है और तुम्हारा मुंह देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। वो इसे समझा रहा था। नेहा मुसलसल होंठ चबाए जा रही थी। वो घबराहट और इज़्तिराब में ऐसे ही करती थी। फिर जिंदगी रूटीन के मुताबिक आने में थोड़ा वक्त लगा था। इसकी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। इस दौरान ज़मान ने इससे बिल्कुल भी तंग या डिस्टर्ब नहीं किया था। वो बेड के कोने पर सोती, लेकिन इसने महसूस कर लिया था कि कमरे में जरा भी आहट होती तो वो नेहा घबरा कर उठ जाती थी। कौन है? ये कैसी आवाज है? इसके चेहरे पर एक दहशतनाक होती तो वो हैरान हो जाता। ऐसे लगता कि वो नींद में डरती है, लेकिन आखिर कब तक इसका गुजारा होता। वो इसे पाने के लिए बेचैन था, और वो इससे पहले ही कह चुकी थी कि वो इससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। वो इसे छोड़ भी तो नहीं सकता था। मोहब्बत कुछ टूट कर इसी दिल में बसी थी कि 1 मिनट भी इसके बगैर गुजारा नहीं था। वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ इसके घर वाले इसे सर आंखों पर बिठाते। जिस दिन इसने मीठे में खीर बनाई, सारे रिश्तेदार आए थे, सबने इसे इनाम दिया। वो खुद पर हैरान थी जो जरा भी दिखावा नहीं करती थी, लेकिन अब सबके सामने कैसे मुस्कुरा रही थी। भाई, मैं अपनी बहू को कोई काम नहीं करने दूंगी। ऐसी बहू है मेरी गुड़िया, जिसे हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। मैं इसे घर का काम थोड़ी न करने दूंगी। वो मोहब्बत से नेहा को देखती तो वो दिल में शर्मिंदा सी हो जाती। आखिर एक दिन तो उनके बेटे ने मुझे छोड़ ही देना है, फिर क्यों मैं इन सब के दिलों में बसने की कोशिश कर रही हूँ। वो इन्हीं सोचों का शिकार कमरे में आ गए। बेड पर कंबल था। इसे पता ही न चला कि ज़मान सो रहा है। वो तो यही समझी कि कमरा खाली है। थकी थकी सी बेड पर लेट गई और कंबल भी ओढ़ लिया। नींद में भी ज़मान को इसकी खुशबू महसूस हो गई। जज्बात से मजबूर होकर इसने नेहा को अपनी बाजुओं की गिरफ्त में लिया तो वो एकदम चौंक गई। ज़मान को इतने खुद के करीब देखकर इसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? वही जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। इसका मुंह बिल्कुल नेहा के चेहरे के करीब था। नर्मो नाजुक सरापा, इसके जिस्म से उठती भीनी भीनी सी खुशबू। जज्बात से चूर होकर इसने नेहा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शादी किस लिए की थी? आखिर इसने आज नहीं तो कल आखिर ये होना ही था, लेकिन नेहा ने फिर से अपने कमजोर हाथों से इसे पीछे धकेल दिया। गोया इसकी तौहीन की थी। मैंने कहा ना, आप मुझसे दूर रहें। मैंने पहले बता दिया था कि मेरा वजूद इन सब के लिए रजामंद नहीं है। मैं अपने वजूद पर आपको मुसलत होने दूंगी। घबराहट में वो इससे बिला की बदतमीजी कर रही थी और ज़मान शिशत सा रह गया। कमजोर लम्हों की गिरफ्त से वो एकदम ही आजाद हुआ था। टूटे दिखरे जज्बात संभालते वो इससे फासले पर हो गया, लेकिन नेहा से नफरत पूरी नजरों से देख रही थी। इसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी और चेहरे के तासुरात अजीब से। वो हैरान रह गया इसे देखकर। अगर आपको इतनी जिस्मानी तलब है तो आप मुझे छोड़ दें, तलाक दे दें मुझे और शादी कर लें किसी और से, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। क्यों छोड़ दूं तुम्हें? हाँ, क्यों तलाक दे दूं? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे नेहा मुस्तकिम कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं ज़मान शाह जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, पूरी चाहत से तुम्हें शादी करके अपनी जिंदगी में लेकर आया और तुम मेरे साथ ये सुलूक कर रही हो।
बार बार मेरी तौहीन करके क्या साबित करना चाहती हो? सच सच बताओ कि तुम इसे पसंद करती थी या किसी से मोहब्बत की तुम्हें, जिसकी वजह से तुम बार बार मुझे धुतकार रही हो? मैंने कहा ना आपसे, क्या बार बार मुझे हाथ मत लगाए। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही मैंने किसी को पसंद किया है। बस मुझे मर्जात से घिन आती है। मैं नहीं इन्हें अपने करीब नहीं देख सकती। अगर आपको इतनी जिस्मानी तलब है तो ये लीजिए, अपना शौक पूरा कर ले। अचानक इसने अपना दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। वो इसके सामने खड़ी थी। जमान ने इसके वजूद पर दुपट्टा फैला कर डाल दिया। ऐसी बात नहीं है नेहा, मुझे तुम्हारी जिस्मानी भूख नहीं है, बस तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। हाँ, कमजोर लम्हों की वजह से मैं तुम्हारे करीब जरूर हुआ था, वो भी फितरी जज्बात के हाथों, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करो। नेहा के मासूम चेहरे पर आंसुओं की बरसात थी। वो इस दौरान अपने आपे में न रही, वो बच्चों की तरह बुलक बुलक कर रो रही थी। कोई भी मुझे नहीं समझता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी फीलिंग समझ सके, जिससे मैं अपने दुख तकलीफ में अपनी कैफियत बता सकूं कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या महसूस होता है। कोई भी नहीं, मेरा अपना सब धोखा है, सब खुदगर्ज है, सबने अपने इर्द गिर्द होल लपेट रखा है। सब अंदर से शैतान है, दरिंदे भेड़िए। वो न जाने क्या क्या कह रही थी। अचानक जमान के जहन में एक धमाका सा हुआ। वो सब नेहा नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची लग रही थी, जिसे तसल्ली चाहिए थी, जिसे अपनाइए तवज्जो मोहब्बत की जरूरत थी। एकदम रोती हुई नेहा को इसने खुद में समेट लिया था। वो हिचकियां ले रही थी, आंसू से चेहरा भीगा हुआ। इस लम्हे वो भूल गई थी कि वो जमान की बाहों में है। जमान ने इसे बिस्तर पर लेटा दिया था। रोते रोते वो नींद के आगोश में चली गई, लेकिन वो कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी बात है जो ये अपने दिल में जमा किए हुए है। इसके दिल का गुबार, इसके दिल की बात मुझे जाननी होगी। अगर मैंने इसे अपनी जिंदगी भर अपना लिया है तो मुझे जानना होगा कि आखिर क्या वजह है जो नेहा मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए है। आज इसने इसके सीने से लगकर आंसू बहाए थे। इसका मतलब था कि इसे एक सहारे की जरूरत तो थी, लेकिन वो खुद को एक खोल में बंद किए हुए थी। जमान पर इसके जहन के बंद दरवाजे खोलने होंगे। इसके दिल की वो हालत, वो कैफियत जो वो खुद महसूस करती थी, किसी से बयान नहीं कर सकती थी, सबसे छुपाने की कोशिश करती थी। आखिर क्या वजह हो सकती है? वो बार बार सोचकर एक नतीजे पर पहुंचा था। इस रात वाली बात पर जमान ने इसके बाद कोई बात नहीं की थी, लेकिन इस दिन वो कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। जब इसके पास आया, चलो नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ। वो खुद भी तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? मुझे कहीं नहीं जाना, इसने साफ इनकार किया था। तभी वो इसके पास आकर बड़े प्यार और नरमी से कहने लगा, बहुत जबरदस्त जगह है, वहां जाकर सुकून महसूस होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं लेकर जा रहा जहाँ पर जाकर तुम्हें परेशानी होगी। टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ, भरोसा करो मुझ पर यार। वो दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। फिर शक की निगाहों से वो देखती रही। क्या ऐसे देख रही हो? क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अच्छा, शौहर नहीं तो एक दोस्त समझो, जैसे सोनिया को समझती हो। अपनी काली सियाह आंखें इस पर गाड़ते वो दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। आपके नेहा भी इसे मना न कर सकी। तभी मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुए। सिंपल सा गुलाबी रंग का सूट पहनकर वो तैयार खड़ी थी। वैसे भी ज्यादा तैयार शुरू से नहीं होती थी। 5 मिनट में तैयार होकर वो इसके सामने थी। लंबे बालों में इसने हमेशा की तरह पोनी डाली थी। फरीन बेगम ने इन दोनों को साथ जाते हुए देखा तो खुश हो गई। जोनिया भी छेड़ रही थी, ओहो कहाँ की तैयारी है भाई, अकेले अकेले। जोनिया की बात पर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। तुम भी चलो हमारे साथ, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे खुद मालूम नहीं है, वो बेचारगी से कहने लगी तो जोनिया को हंसी आ गई। अरे भाई मजाक कर रही हो, मुझे कोई शौक नहीं भाई भाभी के बीच में कबाब में हड्डी बनने का। वैसे भी पहली बार तुम दोनों कहीं साथ में जा रहे हो। बस आते हुए मेरे लिए आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा वगैरह लेते आना। वो अपना एक फरमाइशी प्रोग्राम बता रही थी। ना चाहते हुए भी नेहा मुस्कुरा गई। गाड़ी की चाबी घुमाते जमान ने एकदम इसका हाथ थाम लिया। इस हरकत पर नेहा ने इसे घूर कर देखा था। ये क्या तरीका है? अम्मी और जोनिया के सामने आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। जमान को यकीन नहीं आया था कि इसने फरहीन बेगम को अम्मी कहा था। वो पूरे दिल से मुस्कुराया था। अच्छा जी, अब मुझे यकीन हो गया है आपकी वफादारी का। इसकी अजीबो गरीब बात नेहा के पल्ले न पड़ी। क्या मतलब है आपका? वो मुस्कुरा कर कहने लगा,
भाई तुमने मेरी माँ को अम्मी कहा, इसका मतलब है कि मुझे भी अपना समझने लगी हूँ, क्योंकि ऐसी माँ का मैं भी तो बेटा हूँ। अब यकीन आ गया है मुझे अपनी प्यारी सी बीवी की वफादारी का। नेहा ने नरोठेपन से मुंह फेर लिया। अभी आपने कहा कि मैं आपको शौहर नहीं बल्कि दोस्त समझूं, और अभी आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। आप मुझे वापस घर लेकर चले ना, जाने कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो घबराहट में इधर उधर देख रही थी। जमान मुस्कुराकर कहने लगा, परेशान मत हो, जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर जाकर तुम्हें से सुकून लगा, और कुछ नहीं। फिर जैसे इसने गाड़ी एक बड़े से क्लिनिक के सामने रोकी तो वो हैरत से उछल पड़ी। डॉक्टर नादिया इफ्तिखार बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ, साइकेट्रिस्ट। इसे दूर से दिखाई दे क्या? ये मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हैं? ये अच्छा नहीं किया आपने। वो तिलमिलाई थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा इलाज डॉक्टर के पास ही है मेरी जान, बस एक बार मेरे साथ चलो। कसम से तुम्हें इसकी, जिसे तुमने इस दुनिया में सबसे, बस एक बार मेरे साथ चलो, कसम है तुम्हें इसकी जिसे तुमने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। ऐसे जज्बाती ब्लैकमेल करा था जब वो गुस्से भरी नजरों से जमान को देखती रह गई। न चाहते हुए भी इसने जमान के पीछे कदम बढ़ा दिए थे। इस दिन इसकी ज़हनी कैफियत और बातें सुनकर जमान शाह बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। फिर इसके एक जानने वाली डॉक्टर थी, डॉक्टर नादिया। वो इसके पास चला आया। बहुत भरोसा करके इसने डॉक्टर नादिया से सारी बातें शेयर की थी। डॉक्टर नादिया ने भी इससे मुकम्मल प्राइवेसी की यकीन दहानी करवाई थी। डॉक्टर नादिया ने इसके मुंह से नेहा के बारे में सब कुछ सुना। फिर वो एक नुक्ते पर पहुंची। देखिए मिस्टर जमान शाह, हतमी तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत यकीन से तो मैं कह सकती हूँ कि नेहा के साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। अभी नहीं तो बचपन में या फिर गुजरे कई सालों में इसके साथ कोई ऐसी बात हुई है जो उसके जहन पर शदीद असरअंदाज है, जिसके असर से वो निकल नहीं पा रहे, या फिर किसी मर्द ने या फिर किसी वजह से इसने कुछ ऐसा देखा या सहा है जिसकी बर्दाश्त से बाहर है। हो सकता है कि बचपन में जब बच्चों की ज़हनी कैफियत छोटी होती है तो बाज़ औक़ात ऐसी बड़ी चीजों को देख लेते हैं जिनका ज़हन कबूल नहीं कर पाता, जिस पर वो आमादा नहीं होती, तो इस कश्मकश में बच्चा इस ज़हनी उलझन में मुब्तला हो जाता है जिससे वो निकलने में नाकाम रहता है। मुझे लगता है कि आपकी मिसेस को भी इस डिप्रेशन ने घेर रखा है। आप एक बार इसे मेरे पास लेकर आएं। मैं कुछ ऐसे हालात में इसे मुब्तला करूंगी कि वो खुद ब खुद अपनी सारी बातें मेरे सामने उगल देगी जो वो किसी को नहीं बता पाई। साफ पता चलेगा कि आखिर क्या वजह है जो मर्दों से वो इतनी नफरत करती है और किसी को अपने करीब नहीं आने देती। डॉक्टर के कहने पर ही तो आज नेहा को इस क्लिनिक पर ले आया था। वो शदीद गमो गुस्से की कैफियत में अब डॉक्टर के सामने बैठी थी और डॉक्टर नादिया इस प्यारी सी लड़की को देखकर हैरान रह गई। सच में वो बहुत खूबसूरत थी, चेहरे पर बला की मासूमियत। इस वक्त भी इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों परेशान हो रही हैं और किस खौफ का शिकार है? मैं आपका ऑपरेशन तो नहीं करने वाली। डॉक्टर नादिया ने दोस्ताना अंदाज अपनाया था। फिर जमान को इशारा किया कि वो बाहर चला जाए। अब वो इसे लेकर सेशन रूम में आ गई। नेहा का दिल किसी खौफ की कैफियत में था। न जाने क्यों यहाँ कर ऐसी बहुत डर लग रहा था। तभी डॉक्टर नादिया ने इससे एक अजीबो गरीब सवाल किया था, मुझे बताएं क्या हुआ था आपके साथ बचपन में? आपका केस बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ, मुझे सब कुछ मालूम भी हो गया, लेकिन मैं वो सब बातें आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। डॉक्टर की बात पर इसका मुंह खुले का खुला रह गया। तभी डॉक्टर नादिया ने इसका कामता हाथ थाम लिया। मुझे अपना खैर ख्वाह समझे। कहते हैं ना कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, मैं भी मसीहा हूँ आपकी जिंदगी में। मुझे खुलकर वो सारी बातें बताएं जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई। मैं वादा करती हूँ कि ये राज सिर्फ एक राज रहेगा। नेहा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसने बोलने के लिए लब खोले थे। इस नॉवल का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको नॉवल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।